खबरों के खिलाड़ी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यूं तो खबरों के खिलाड़ी में हर हफ्ते की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। इस हफ्ते की बात करें तो खबरों से अटा पड़ा है पूरा हफ्ता, और खास तौर पर राजनीतिक या सियासी घमासान के लिहाज से देखें तो कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। महाराष्ट्र की खबरों पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, आप पसंद भी कर रहे हैं उन खबरों को। तो निश्चित तौर पर अजीत पवार की ताकत बढ़ते दिखना, एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतियां सामने आना, और इस सब के बीच में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आना, बिहार का सियासी उठापटक देखने को मिलना, विपक्षी एकजुटता के लिए इस सब के बीच में बैठक हो रही है। और एक नहीं, दोनों ही तरफ से, एनडीए की तरफ से भी हो रही है, और अब यूपीए का नया चेहरा होता है, क्या होता है ये तो देखना होगा। लेकिन सोनिया गांधी भी इस बैठक में दिखाई दे रही है, तो इसको लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है। क्या 2004 जैसा प्रयोग होने जा रहा है एक बार फिर, या इससे इतर कुछ होगा? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन तमाम घटनाक्रमों का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है 2024 के आम चुनाव पर, इस पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है जयशंकर जी। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, टेलीविजन का चेहरा भी हैं, लगातार अपनी एनालिसिस रखते रहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ खबरों के खिलाड़ी में एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, शुभ्रता भट्टाचार्य जी। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। अमरउजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये राजनीतिक घटनाक्रम विपक्षी एकजुटता या फिर एनडीए की तैयारियों को प्रभावित करता है, जो हाल के दिनों में देखने को मिला है। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा जयशंकर जी, कि क्या लगता है आपको कि विपक्षी एकजुटता को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जुटान एनडीए की तरफ से भी हो रहा है, जुटान इधर यूपीए कह लीजिए, या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में अगर कोई जुटान होता है तो उसको जैसे भी देखा जाए बेंगलुरु में, आपको लगता है ये 2024 की तैयारी के लिहाज से एक ऐसा फाइनल रोड मैप आपके सामने आएगा जो बताएगा कि कौन कौन सी पार्टियां किसके साथ में उतरने जा रही हैं, या अभी ये जल्दबाजी होगी? नहीं, यकीनन अभी से पेशकश तो शुरू हो रही है। 2024 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। हालांकि इसके पहले अभी 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उसके पहले जो लामबंदी होती है, जिस तरह से कि एक खेमे तैयार हो गए हैं, मुख्य रूप से 2 ही खेमे दिखाई दे रहे हैं। एक तो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए या पीडीए जो सब बना रहे हैं लोग, उसको ले सकते हैं, या एक एनडीए का जो पुराना नाम तय हो गया है, क्योंकि इसको नाम, हालांकि हमने भी कई रिपोर्ट चलाई, पीडीए कह रहे हैं लोग। अब पता नहीं, देखिए बंगलोर में जाने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अभी देखिए राजनीति जिस ढंग की हो रही है आज की, तो क्या कहा जाए, उसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हो रही है, अपने ढंग से हो रही है। कब कौन किस पाले से निकल करके किस पाले में चला जाएगा, कब किसको दुनिया का सबसे भ्रष्ट राजनीतिक बताएगा, कब उसको बुला करके अपने यहाँ उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना लेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि जो बंगलोर में जमा हो रहे हैं लोग, उसमें से कुछ लोग छिटक जिस पाले में जाएगा वो पाला मजबूत होगा, या क्यों इतना लुक्रेटिव लग रहा है कि उस पाले में जा रहे हैं, इसको लेकर? लुक्रेटिव तो इसलिए लग रहा है प्रवीण की पैसे करोड़ों करोड़ रुपए, जो जन से 50 करोड़ का रेट हो गया, 100 करोड़ का रेट हो गया, तो पैसे उसके बाद अधिकतर वो हार जाते हैं। उसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं, आज महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जिस ढंग से हो रहा है, तो जनता की ताकत तो उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे तो आज पैदल दिखाई दे रहे हैं। आज भाजपा खुद ही उनसे किनारा करने की कोशिश में लगी हुई है कि अजीत पवार को सामने रखा जाए, ताकि पवार का कुनबा कमजोर हो। एकनाथ शिंदे तो अब वहां भी एक्सेप्टेबिलिटी उनकी खत्म हो गई है, तो वो तो होगा। जनता का समर्थन किसके साथ है वो मायने रखता है। लेकिन आज की राजनीति वही है ना, कि चूंकि पैसों की राजनीति हो गई है, कि जितने दिनों तक पद मिल जाए, सब मंत्री बन जाएंगे, बंगले मिल जाएंगे। आप कह रहे हैं जो सियासी घटनाक्रम हो रहा है, इधर से उधर शफल हो रहा है, इसके पीछे पैसा इन्वॉल्व है। अवधेश कुमार जी, एनडीए भी अपनी बैठक करने जा रहा है, 24 दल वहां भी आएंगे कहा जा रहा है। हालांकि आप अगर ऐसे देखें कि पहले एनडीए में जैसे छोटे दलों की जरूरत होती थी, अब बीजेपी क्योंकि 300 के पार का आंकड़ा पा चुकी है, मेजॉरिटी से लगातार सरकार बना रही, तो उसकी अपनी ताकत बढ़ गई। घटक दलों या सहयोगी दलों की उतनी जरूरत अभी महसूस नहीं होती। लेकिन हाल के दिनों में जो लामबंदी महागठबंधन को लेकर हुई है, या यूपीए का एक नया स्वरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को भी आवश्यकता महसूस हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे बड़े दलों को अपने साथ जोड़ा जाए, पुराने सहयोगियों को लाया जाए। लेकिन यहाँ पर 24-24 का मुकाबला दिख रहा है, तो क्या लगता है कि विपक्षी एकजुटता ज्यादा संगठनात्मक लिहाज से, पार्टियों को इकट्ठा करने के लिहाज से ज्यादा प्रभावी दिख रही है?
देखिए, एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को लेके अभी दलों की संख्या तय नहीं है, क्योंकि अकाली दल उसमें शामिल होगा नहीं होगा वो अभी तक फाइनल नहीं है। ऐसे कई दल है, इसलिए कौन आता है ये अभी देखना पड़ेगा। लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें सबसे मूल बात होती है कि क्या भारत के मतदाता फिर से किसी प्रकार के गठबंधन के दौर में जाना चाहते हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकारों का अनुभव उस रूप में अच्छा नहीं रहा है जिसकी संभावनाएं थी। चाहे 1977 में तो गठबंधन छोड़िए एक पार्टी थी, तो गठबंधन की सरकारों का अनुभव, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक साल में गिरी, फिर दोबारा आई है, फिर पहले चुनाव कराना पड़ा और कितने दबाव में रहा। यूपीए सरकार में विदेश नीति के स्तर पर कितने दबाव मनमोहन सिंह को झेलने पड़े, यहाँ तक कि जब उन्होंने अमेरिका से एक बहुत ही शानदार संधि की भारत के लिए न्यूक्लियर को लेकर, तो उनके समर्थन देने वाले वाम दलों ने विरोध कर दिया और बाहर आ गए हैं। तो इस दबाव के विरुद्ध ही लोगों में था कि हम अस्थिरता नहीं चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी की अपनी भी लोकप्रियता थी और आम मतदाता का एक विद्रोह था इसके प्रति, प्रतिक्रिया, उनको वोट मिला है। तो क्या चाहे एनडीए हो या वो हो, क्या दलों ये मान के चल रहे हैं कि हम जितने ज्यादा दल मिलेंगे उसके अनुसार हमको वोट मिलेगा? पहली बात तो ये है। तो हम लोगों को एक पत्रकार के नाते थोड़ा इसमें ठहर के आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी राज्य के चुनाव है जहां गठबंधन की बड़ी भूमिका नहीं है। जिन 4 राज्यों के चुनाव है उसमें बहुत ज्यादातर इन 3 राज्यों में बीजेपी कांग्रेस है। भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा वही आ रहा हूं, विपक्ष को दबाया जा रहा है, और अगर आपके सिद्धांत पर काम करे तो इंदिरा जी की कभी सरकार जानी नहीं चाहिए थी, जनसंघ का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद में आज बीजेपी जिस जगह पर दिखाई देती है वो ऐसे ही छोटे छोटे घटक दलों के साथ में शुरुआत हुई थी, और उसके बाद में आज वो बड़ी शक्ति दिखाई देती है, उस भूमिका में दिखाई देती है। नहीं, खैर ये भी मूल्यांकन जरा एक पक्षीय होगा कि हम मान लें कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए 1998 में जरूर समझौता हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1998 पर अपने संपूर्ण मैनिफेस्टो के साथ, जिसमें हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें 370 राम जन्मभूमि थी, उसके आधार पर जनता के बीच गई, बढ़ाया, उनको बहुमत नहीं मिला तो उसके आधार पर गए हैं, उसके आधार पर वो नहीं गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय तो तीसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से है, या ये यूपीए के भी जो 24 दल शामिल हो रहे हैं, मैं उसमें देख रहा हूं कि उसमें 13 दलों का एक सांसद नहीं है। तो क्या वो दल इतनी हैसियत में आ जाएंगे? वो गिनने के लिए हम 24 दल हो गए हैं, लेकिन क्या वो अचानक इतनी हैसियत में आ जाएंगे कि यूपीए जैसे उनकी सफलता मिल जाएंगी? यूपीए में भी ऐसे दल थे जिनकी हैसियत बहुत बड़ी नहीं थी। तो इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, जिनको पंचायत चुनाव में सीटें नहीं मिल रही। राज्यों के नाम भी ले दिए। अभी तो तृणमूल कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी तो कह रही है कि उनकी दावेदारी और मजबूत होगी। बिहार की पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं महागठबंधन का प्रयोग चल रहा है। महाराष्ट्र में भी अब शिवसेना से और एनसीपी से ज्यादा लड़ती दिखाई दे रही है, और ऐसा लगता है कि मुख्य मुकाबला, हमने पिछली बार भी खबरों के खिलाड़ी में बात की थी कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो जाएगा। भट्टाचार्य जी मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे, अभी आपने 2 वर्जन सुने हैं अलग अलग। एक जगह कहा जा रहा है कि इसलिए ल्यूक्रेटिव लग रहे हैं कई संगठन की, उसमें पैसे का खेल चल रहा है। दूसरी तरफ यह है कि एक स्थायी सरकार को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादा जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं जाएंगे, जबकि जरूरत दोनों को महसूस हो रही है। ऐसा नहीं कि एनडीए को भी जरूरत महसूस ना हो रही हो। आपको क्या लग रहा है 2024 का चुनाव कहां जा रहा है? क्या बीजेपी को भी अब छोटे छोटे दलों को साथ लाने की जरूरत पड़ रही है? और ये जो प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है कि अलग अलग राज्यों में जो भी ताकतवर है उसको मजबूत किया जाए, ये कितना आपको सार्थक प्रयास लगता है विपक्ष? देखिए, ऐसे प्रयास तो कई बार हुए हैं, और अगर इस प्रयास को, अगर अपोजिशन को अगर इसको कारगर करना था तो प्रयास पहले शुरू होने चाहिए थे। शायद कुछ देर हो गई है। अभी 17 दल आए पटना में, और खड़गे जी ने इसको बढ़ा के 24 कर दिया है। अच्छी बात है। पर जैसे भाई साहब ने कहा कि 13 पार्टियां ऐसी हैं कि जिसके पास एक भी एमपी नहीं है, वैसे ही बीजेपी के समर्थक दल भी जो है उनमें से कई पार्टियां हैं, जैसे एनपीपी हैं और कई हैं दो एमपी वाली, कई पार्टियां एक एमपी वाली हैं। तो जब अलायंस बनता है तो ये 2 और एक एमपी वाले जोड़ के नरसिम्हा राव ने जो सरकार चलाई थी, कितने सिंगल एमपीज को लेकर उसने चलाई सरकार। एक माइनॉरिटी सरकार थी, चली 5 साल। पहला माइनॉरिटी सरकार सक्सेसफुली चलाने वाला आदमी पीवी नरसिम्हा राव था। उसको देखा था कि उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी चलाया, उनकी माइनॉरिटी सरकार थी। अभी बेंगलोर में जो ये जा रहे हैं, सोनिया गांधी का प्रेजेंस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोनिया गांधी पहले भी 2004 में कर चुकी हैं। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है,
कोई शक नहीं है, उनकी सीनियरिटी है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। पर जब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी उस टाइम पे उनके साथ एक अहमद पटेल होते थे, एक गुलाम नबी आज़ाद थे, बाहर से हरकिशन सिंह सुरजीत थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी उनका साथ दिया था अपने मनमुटाव भूलकर। लालू जी तब भी थे, अब भी हैं, पर लालू जी आज नहीं है। आज अपनी ताकत कम हो। आज के मुहिम में भी लालू जी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि ये जो सारी मुहिम शुरू हुई है पिछले सितंबर में, लालू जी जब नीतीश को लेके सोनिया गांधी से मिलने गए, वहां से पहली बातचीत शुरू हुई, जिसका परिणाम पटना हुआ, जिसका परिणाम बेंगलोर होने वाला है। पर आज लालू जी उतने सक्रिय नहीं हो सकते, बीमार रहते हैं। तो आज का लालू और 20 साल के पहले के लालू, मैं क्या ऐसे समझूं आपकी पूरी बात को कि उतनी सार्थक पहल या उतनी मजबूत पहल नहीं लगती है? सार्थक पहल नहीं है। और सामने जो है मोदी को चैलेंज करने के लिए एक इमेज की जरूरत है। वो इमेज कौन होगा? क्योंकि मोदी ने अपने आप को एक इमेज बना लिया है। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की इमेज बन के उभरे थे। राजीव गांधी को नहीं कहूंगा, राजीव गांधी तो सिंपैथी वेव में जीत के आए थे, पर वीपी सिंह के बाद मैं कहते अगर कोई इमेज बन के आया है वो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको भी लगता है कि सार्थक उतनी पहल नहीं लगती है और मोदी के चेहरे के सामने चाहे जितने दल आ जाएं उनके लिए चुनौती तब तक बड़ी चुनौती रहेगी जब तक कोई चेहरा नहीं होगा उनके पास? मैं भट्टाचार्य जी की इस बात से तो सहमत हुई प्रवीण, लेकिन मेरी जो सारी निगाह है एक पत्रकार के रूप में, वो 16 दल या 17 दल या 20 दल या 22 दल या 24 दल या कितने भी हो जाएं, उससे ज़्यादा उस आंकड़े पे है जिसकी घोषणा इस पूरे गठजोड़ की शुरुआत में की गई थी कि 450 ऐसी सीटें 543 में से ढूंढी जाएंगी जिन पर एक उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार के सामने खड़ा होगा। अगर समूचा विपक्ष, चाहे वो 10 दल जोड़ लें, 15 जोड़ लें, 20 जोड़ लें, 24 जोड़ लें, मिलकर ऐसे समझौते पर आ पाया जब वो 2024 के चुनावों में 450 सीटों पर अकेला उम्मीदवार लड़ाएंगे भाजपा के खिलाफ, तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। चूंकि ये चुनावी गठजोड़ है, ये कोई ऐसा विचारधारा का मेलजोल नहीं है, इसका एक ही उद्देश्य, जैसे वही हम लगातार बात कर रहे हैं, घिस चुकी हुई। आपका इशारा तृणमूल कांग्रेस आप है, क्योंकि यही दो बड़े मसले हैं और पंजाब, दिल्ली और आप कैसे लड़ाओगे? आप बताओ ना भाई। जब अरविंद केजरीवाल पहली बैठक में आकर ही बगावत कर चुके, अलग हो चुके, ममता बनर्जी के तेवर आप देख ही रहे हैं, बंगाल में किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और तृणमूल के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसा हुई है जबरदस्त। वो लोग बंगाल में अपनी जमीन क्यों देंगे? आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी जमीन क्यों देगी? ये 450 सीटें आप कहां से निकाल के लाओगे? तो बात सारी जो अवधेश जी भी कह रहे हैं कि 13 तो दल ऐसे जुड़े हैं जो एक भी सांसद नहीं जीता पाए, तो चलो उनके जो वोट होंगे वो उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे तो कुछ वोट, पर वो गणित देखना पड़ेगा ना जमीनी स्तर पर। टेबल की बैठक में और जमीनी चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। सारी बातचीत अभी तो टेबल पे ही रहनी, चुनाव भी है नहीं, टेबल से धरातल पर जाने तक इसमें क्या परिवर्तन होता है वो देखना दिलचस्प होगा। दूसरा, जो बड़ी छवि गढ़ ली है ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देखिए विधानसभा के चुनाव अलग तरीके से हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा एक इतना बड़ी तस्वीर बन चुकी है। जो इमेज कह रहे हैं भट्टाचार्य जी, उसको किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए, उसको हराना बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको समझते हुए अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो और कोई तरीका भी नहीं है। तो हम इस सारी कवायद को ना गलत कह सकते हैं, ना फर्जी कह सकते हैं, ना हल्के में ले सकते हैं। हल्के में भाजपा भी नहीं ले रही है, बल्कि पहली बैठक के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रतिक्रिया दी थी पटना बैठक के समय, वो अप्रत्याशित थी। भाजपा के इतने सारे नेता मैदान में आ गए थे उस बैठक को। प्रयास ठीक है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। विनोद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने एक चेहरा देना ये तो पहले से चुनौती कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह की सियासत हो रही है, जिसका जिक्र शुरुआत में जयशंकर जी ने किया, उसमें महाराष्ट्र में चैलेंजेस दिखते हैं, तभी तो ये सब करना पड़ रहा है। टूट फूट की राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में भी ठीक करते दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी अपना जोर लगाते दिखाई दे रही है कई जगहों। बिहार में भी देखिए सरकार से, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है एनडीए के लिए, लेकिन ये विपक्षी एकजुटता ठीक से मंच पर नहीं आ पाना, ये कॉन्फिडेंस भी देता है एनडीए को और बीजेपी को। आपको क्या लगता है कि इसमें कमियां क्या हैं और क्या ये कमियां बेंगलुरु में दूर हो जाएंगी? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने एक वाक्य कहा कि विपक्षी एकता ठीक से मंच पे नहीं आ पाना, तो अगर एक बच्चा भी पैदा होता है तो पहले दिन थोड़ी पैदा हो जाता है, एक 9 महीने का समय होता है ना, उसके बाद जन्म लेता है। विपक्षी एकता भी उसी तरह से है। और इतिहास में जयशंकर जी बैठे हुए हैं, सुब्रत दादा बैठे हुए हैं, ये लोग पत्रकारिता के स्तंभ हैं। इतिहास में एक भी मौका बता दीजिए जो साल भर पहले या 1.5 साल पहले या 10 महीने पहले विपक्ष एकदम मुकम्मल एकता हो गई हो और मैदान में आ गए हो।
जनता पार्टी कब बनी? जेल में थे नेता और जनता लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे हल्दर किसान पर, और पार्टी बनती है चुनाव के बाद विधिवत रूप से। क्यों जयशंकर जी, मैं गलत कह रहा हूं? है 89 में मुझे याद है कि मथुरा की मीटिंग से वीपी सिंह बीजेपी के झंडे देख कर मीटिंग छोड़ के चले गए थे। अंतर्विरोध का ये स्तर था कि जहां बीजेपी के झंडे होंगे वहां मैं नहीं भाषण दूंगा, चले गए थे। और चंद्रशेखर वीपी सिंह के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, वीपी सिंह चंद्रशेखर के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, देवगौड़ा हेगड़े के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, हेगड़े देवगौड़ा के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, बीजू पटनायक का अलग ईगो था, एनटीआर जो है दक्षिण के बिल्कुल अलग बड़े नेता थे, सबके अपने अपने वो थे। और उसके बाद सरकार बनी, एक तरफ एक पालकी जो है वीपी सिंह बैठे थे, एक कंधा बीजेपी का था, एक कंधा लेफ्ट का था जी। वो चली नहीं, वो अलग बात है, फिर आगे की बात है। जनता पार्टी भी नहीं चली। गठबंधन की सरकार हमेशा वही चलती है जिसमें बड़ी पार्टी का नेता लीड करता है, वो चाहे एनडीए हो और चाहे यूपीए हो। दोनों सरकारें इसलिए चल पाई कि एक में बीजेपी लीड कर रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, एक में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी। और जब बड़ी पार्टी का नेता न होकर के छोटी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है तो सरकार चलती नहीं है। ये जनता पार्टी से लेकर, जनता पार्टी एक अलग पार्टी थी। और ये बात सही है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और गैर भाजपाई प्रधानमंत्री वो टोटल 6 साल रही है सरकार। मोरारजी देवगौड़ा और चंद्रशेखर, वीपी सिंह और गुजराल सबकी मिलाकर जी। और सरकारें वही चली जो बड़ी पार्टी के, या तो कांग्रेस लीड कर रही हो या बीजेपी लीड कर रही हो। क्या राहुल की एक्सेप्टेबिलिटी कारण है कि सोनिया जी बेंगलुरु में बुलाई गई हैं, या फिर से वही जो आप बात कह रहे हैं? बात मेरी पूरी नहीं हुई है। एक बात बड़ी हो रही है बार बार कि साहब 12-13 पार्टियां ऐसी जिनमें एक भी सांसद नहीं है, उनका नंबर नहीं है। 89 में तो 415 सीटें अकेले थी कांग्रेस के पास, और विपक्ष जो टोटल था उसके पास बमुश्किल 100 से कुछ ज्यादा सीटें थी, सब मिला के तेलुगु देशम और लोकदल और सब, और बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी लोकसभा में। नतीजे जब चुनाव के आए तो 195-94 पे भी कांग्रेस आ गई और जनता दल की सरकार बन गई। तो पिछले चुनाव में किसका क्या था, बूंद बूंद से घट बढ़ता है। जो अभी जदीप जी ने कहा कि छोटी पार्टियों का वोट जो है वो मिलता है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी टटोल रही है। उनके पास एक भी एमपी नहीं है, जीतन राम मांझी के पास एक भी एमपी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के पास एक भी एमपी नहीं है, लेकिन बीजेपी उनको एनडीए में लाने में लगी हुई है ना, क्योंकि उनका जो एड ऑन है ना वो आगे कहीं ना कहीं मदद करता है इस तरह की छोटी पार्टियों का। तो एमपी है कि नहीं वो अलग बात है, वो कैसे मदद करते हैं। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं, राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी का। राहुल गांधी तो खुद ही अभी बाहर रहती इससे भाई। पहली बात तो अभी लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्य नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती। खैर वो एडिशनल पॉइंट था मेरा, ये कि सोनिया जी को बुलाने की वजह क्या है, कि क्या यूपीए बुलाने के पीछे वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी इसकी आयोजक है इस बैठक की, और सोनिया गांधी आज भी कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता है, शीर्ष नेता है, यूपीए की चेयरपर्सन है, वो कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष है वो। तो इसलिए कि कांग्रेस कोई आयोजन कर रही है तो उसमें सोनिया गांधी को उपस्थित होना स्वाभाविक है, अनलेस कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो कि न जा सके या कोई अन्य कारण हो। तो ऐसा अगर मान लीजिए सोनिया गांधी नहीं जाती तो तुरंत सवाल उठता, देखिए सोनिया गांधी को किनारे लगा दिया। मेरा तो ये था कि कन्वीनर बन रही है नहीं बन रही है, इसी यही बड़ा सवाल। तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, मैं समझ गया कि इस पर टिप्पणी नहीं आ पाएगी अभी, क्योंकि जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले एक डिनर पॉलिटिक्स रखी गई है। रासबिहारी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि बंगाल के भी अभी पंचायत के नतीजे आए हैं, और वो नतीजे जो हैं वो एक तरीके से बीजेपी के लिए झटके के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक उसको बता रहे हैं। आप बंगाल की सियासत को भी जानते हैं, मध्य प्रदेश पर भी आप हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में ऐसी चुनौतियां हैं कि उसको इन छोटे छोटे दलों की जरूरत, या बूंद बूंद से जो गड़ा भरता है उसकी जरूरत पड़ रही है, या फिर जैसा सुब्रता जी ने शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के समकक्ष कोई चेहरा नहीं दिखता, तो ये सबसे बड़ी ताकत है। इन दोनों चीजों को मैं जरा अंत में ये वाली जो चर्चा चल रही है इसको पहले तो आपका बंगाल पे आपने कहा कि बीजेपी को झटका लगा, ऐसा नहीं है। बीजेपी पिछली बार 5,000 सीट जीती थी 63,000 में से, इस बार 10,000 से ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो उस तरह देखें तो उसकी सीटें दुगनी हो गई हैं। और दूसरा, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले विपक्ष के पास कोई नेता है ही नहीं, इसलिए तो सारे मिलके एकजुट होके एक पुतला बनाना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। लेकिन कितनी भी, जैसे अभी भट्टाचार्य जी ने कहा कि विपक्ष ने बहुत देर कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी कई बार कोशिश हुई, 2019 के चुनाव से पहले भी कोशिश हुई थी, ममता बनर्जी ने कोशिश की थी, सोनिया गांधी भी मंच पे उस समय भी थी।
सीपीएम केवल भाजपा और कम्युनिस्टों को छोड़ के सब लोग ममता बनर्जी के मंच पे गए थे। क्या हुआ था? ममता बनर्जी ने कह दिया जहां जहां जो ताकतवर है वो लड़ो। अब भी यही होने वाला है। क्या ममता बनर्जी अपनी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को गठजोड़ में शामिल करेगी? नहीं देगी सीटें। और अगर हो गए तो क्या ये एक मजबूत गठबंधन दिखता है आपको? देखो होगा नहीं होगा इस पे तो हम बहुत एनालिसिस अभी जो बंगाल में पंचायत चुनाव में जो लोकसभा चुनाव, देखिए विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, स्थानीय तो राजनीति अलग है। मारकाट तो वहां हमेशा ही होती ना, लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत चुनाव हो, लोकल बॉडी चुनाव हो, स्कूल कॉलेज के चुनाव हो, और तो फुटबॉल क्लब के मैच हो, उसमें भी हिंसा होती है। हिंसा तो वहां की नियति है। और जो हिंसा वहां हुई है उसमें मारकाट में किसी को नहीं छोड़ा। टीएमसी वाले ने टीएमसी वाले को काटा, टीएमसी वाले ने कांग्रेस वाले को भी काटा, टीएमसी वाले ने सीपीएम वाले को भी काटा, बीजेपी को भी काटा, और कुछ नहीं मिला तो जो भी इंडिपेंडेंट थे उनको भी काटा। तो मारकाट तो वहां चलती रहेगी। अब बात है विपक्ष की एकता। राज बिहारी जी ने तो मोटी मोटी किताबें लिखी है पूरी बंगाल की हिंसा के ऊपर। तो अब अगर आप विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, सवाल यह है कि क्या विपक्ष एक दूसरे को अपने यहां स्पेस देंगे? नहीं देंगे। पहले ही तय हो गया। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि अभी ममता बनर्जी जा तो रही हैं बेंगलुरु, ममता बनर्जी बोल तो चुकी हैं पटना में कि हम साथ में। देखिए ममता बनर्जी के साथ ना तो सीपीएम आने वाली है, ना वहां कांग्रेस आने वाली है। अगर इस बात पे आई, अगर ममता बनर्जी बिल्कुल किसी कीमत पे तैयार नहीं होगी कि कांग्रेस को अपने तैयार तो कांग्रेस और वामपंथी दलों को होना है, ममता बनर्जी को नहीं होना है। वो ये कह रही है कि मुझे लड़ने दो यहाँ पर, मैं मजबूत हूं। आप ये देखिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो दोहरी नीति खेलते हैं। एक तरफ बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ममता बनर्जी के वकील बन के वो करते हैं। एक तरफ कांग्रेस सवाल, एक तरफ कांग्रेस खुद, अगर आप देखेंगे तो शारदा घोटाले को लेकर कांग्रेस खुद सुप्रीम कोर्ट में गई है, और बचाव में भी तो पटना में जिस दिन बैठक चल रही थी उस दिन अधीर रंजन अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो एक अलग मसला है स्थानीय राजनीति। और महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले अजीत पवार के साथ किसी हालत में नहीं आएंगे, सरकार तोड़कर इसी बात पर गए थे। आज वही अजीत पवार सेम पोजीशन पर वित्त मंत्री भी बन गए, उप मुख्यमंत्री भी, हालात बने। देखिए राजनीति में आपका जो बंगाल पे सब सवाल है वो अलग ढंग है। बंगाल की कहानी कुछ और भी है। बंगाल में एक समय सीपीएम वाले कांग्रेस को मारते थे, आज सीपीएम कांग्रेस एक साथ है, और उसके ही विरोध में, क्योंकि जो नरसिंह राव सरकार चला रहे थे वो वामपंथियों की मदद से सरकार चला रहे थे, और ममता बनर्जी ने वहां पर झंडा उठा रखा था वामपंथियों के खिलाफ। ममता बनर्जी अलग पार्टी। ठीक है, आपका ये मानना है कि ये बड़ा बेमेल गठबंधन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मान नहीं पाएंगे जयशंकर जी। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सबसे मजबूत घटक दिखाई देते हैं अगर विपक्षी एकजुटता होती है, और इन्हीं से दूरी, विरोध जो भी कह लें, वो बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि स्थानीय राजनीति और फिर लोकसभा का चुनाव, उसमें जिस बड़े चेहरे का जिक्र भट्टाचार्य जी ने किया है, उसके सामने रखने के लिए इस तरीके की एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि आपको कुछ समझौते करने पड़ेंगे, उनको कुछ कदम आगे आना है तो इनको शायद ज्यादा कदम बढ़ने पड़ेंगे कांग्रेस को? अब प्रवीण, पहली बात तो ये है कि ये कोई विपक्षी एकता की कवायद नहीं हो रही है, विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है कि विपक्षी एक मोर्चा बनाएंगे, गठबंधन बनाएंगे। कोई एक पार्टी तो बनने वाली है नहीं जी। एक बात तो ये। दूसरा, ये जितना डेस्परेशन भाजपा में दिखाई दे रहा है इस तथाकथित, अभी पता नहीं कौन सा शेप लेगा ये नहीं मालूम है, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री भोपाल में भाषण करते हैं कि सारे भ्रष्ट लोग एक साथ एकजुट हो रहे हैं, उसमें ये हैं, फिर एनसीपी का नाम लेते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में एनसीपी डूबी हुई है, अजीत पवार सबका नाम लेते हैं। और राजनीति की ऐसी मजबूरी होती है कि उसके 3 दिन बाद उसी एनसीपी को तोड़ करके उसी अजीत पवार पर, जिस पर सिंचाई घोटाले का सबसे बड़ा आरोप है, उनको साथ शामिल करते हैं। और जैसे बात हो रही थी कि एकोमोडेट कैसे कर पाएंगे, भाई बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने 3 मंत्री हटा करके एनसीपी के लोगों को मंत्रालय दिए हैं। ये राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। और चूंकि इनका तो चरित्र है, हिमंत बिश्व शर्मा को अमित शाह जी ने कहा था दुनिया का भ्रष्टतम नेता है, और आज उनका मुख्यमंत्री बना हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात में सुब्रत, हमारे बड़े भाई हैं, वो समझा रहे हैं कि साहब वो विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा हो गया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी से बड़ा चेहरा कोई नहीं था, उनके सामने कोई चेहरा था ही नहीं, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, लेकिन बुरी तरह हारे। यूपीए का सरकार बनी,
मनमोहन मुझे सिंह- लगता है वो कहना चाह रहे हैं कि नहीं, वो ट्रैक्शन जैसे नहीं, बरकरार रखा और उसको बढ़ाते चले नहीं, गए, नहीं, वो नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, बढ़ी है, नहीं, घटी आज नहीं की राजनीति में जनता सबसे बड़ा चेहरा है। जो जनता 100 रुपए के आसपास, 100-125 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल खरीद रही है, जो 1200 रुपए का रसोई गैस खरीद रही है, जो रेलवे और हवाई जहाज में चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, हवाई चप्पल पहनकर चलने की बात की जाती थी, वो आज समझ में नहीं आ रहा। जब अभी पिछले महीनों में कैसे कैसे लोगों ने यात्राएं की है हवाई जहाज में या रेलगाड़ियों में, हम देख रहे हैं। वो जनता आज विपक्ष का चेहरा है, चेहरा उसमें से तय हो जाएगा कौन निकल के आएगा। हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाए, हो सकता है नीतीश कुमार बन जाए। और जो संयोजक बनाने की बात कर रहे थे आप, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है। अगर कोई नया बनता है, चाहे पीडीए बने चाहे यूपीए बने, तो उसकी चेयरपर्सन हो सकती है। संभव है कि उसका खैर ठीक है, चेहरा तो थोड़ा जल्दबाजी, लेकिन आपने डेस्परेशन की बात कही, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी डेस्परेट है? पूरी और तरह कैसे, से किस आप सोचिए कि 2019 में इतने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई। आज क्या हालत है? आज भाजपा सिमट करके सिर्फ 10 राज्यों में उसकी अपनी सरकार रह गई है, सिर्फ 10 राज्यों में। उन 10 राज्यों में से 4 मुख्यमंत्री आयातित हैं, दूसरे दलों से लेके गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, पेमा खांडू, माणिक साहा, एन बीरेन सिंह, 4 तो हो गए ना बाहर से। 10 राज्यों में आपकी अपनी सरकार है, 5 और मिला दीजिएगा तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। सारी बातें अपने अपने तरीके से तार्किक है, लेकिन हम सब लोग जो है एक पक्ष की बातें देख रहे हैं। अगर समग्रता में हम देखें तो न तो इस समय 1977 का सिचुएशन है, न 1989 का सिचुएशन है, न 2004 का सिचुएशन है। ठीक से हम उसको देखने की कोशिश करें भारत किस परिस्थिति में है। इन तीनों समय भारत में नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद या यूपीए सरकार के बाद जो सैफरन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म और ऐसी अनेक आतंकवादी घटनाएं हुई, जो एक हिंदुत्व का उभार हुआ पूरे देश में, जो राष्ट्रवाद का एक नया भाव पैदा हुआ है, उसमें वो उभार उसके पहले नहीं था भारत में। राम जन्मभूमि भी इतना पैदा नहीं कर सकी है, और 8-10 सालों के बहस में बहुत सारी चीजें उसमें कंसोलिडेट हुई है, लोगों के अंदर वो घनीभूत हुई है। और यूसीसी को लेकर जिस ढंग से विरोध हो रहा है, वो वातावरण फिर से घनीभूत हुआ है। और नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका में, फ्रांस में सभाएं हो रही है, जो बात बोल रहे हैं, उसका असर उनके उन समर्थकों पर जो निराश हो रहे थे इन महंगाई के कारण, फिर से होने लगा है कि नहीं इसका कहीं। तो अगर विपक्ष को इन सब चीजों की समझ नहीं है कि भारत का वातावरण कैसे बदला हुआ है इस बीच में, तो फिर उसका कोई, पहली बात तो इसको समझ के इसके काट के लिए हिंदुत्व कोई घनीभूत हुआ। एक चीज और, क्या आप कह रहे हैं? जो राष्ट्रवाद का भाव है, वो लगता है कि राष्ट्रवाद का भाव भी हिंदुत्व से ही जोड़ के आप देख रहे हैं। हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रवाद में उसको बोलता हूं, ये एक ही पॉइंट जो राष्ट्रीयता और है, कौन सी चीजें जो आपको वो जो घनीभूत। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने जो एक चेहरा बन के इस समय लगा है कि भारत को पूरी दुनिया में जिस ढंग से उसने हमको प्रेजेंट किया है, वैश्विक स्तर पर भारत का प्रेजेंस, जो चौथी स्थिति है कि हिंदुत्व केवल विचार के स्तर पर नहीं रहा है। बहुत सारे चीजें जो अटल बिहारी वाजपेयी के उस समय तो संघ परिवार निराश था। विनोद जी को याद होगा कि 98 मई में सरकार बनी है, और अगस्त में जो है दत्तू पंथेगरी सड़क पर थे जब इंश्योरेंस में 26% हुआ था, और रामलीला मैदान में विरोध थे, हम सब लोग विरोध में सड़क पर। नहीं, आप बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए, मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं। नहीं, उससे फिर ये बात भटक जाएगी, ये बात भटक जाएगी। जयदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आप गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा हुआ है एकता का, तो जो हम कह रहे थे कि भाजपा हल्के में नहीं ले रही है। देखिए, जब हम ये खबरों की खिलाड़ी कर रहे हैं तो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को औपचारिक पत्र एनडीए में शामिल होने के लिए लिख चुके हैं। वो पत्र सर्कुलेट हो रहा है सब जगह। इन चुनावों को लेकर जो गंभीरता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि इसी बीच आपने आने वाले विधानसभा चुनावों की बात कही थी, तो उसमें भी मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा चूंकि दिलचस्पी है, बहुत बात हो रही है। और ये बात हो रही थी कि सभी प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, मध्य प्रदेश में नहीं बदला गया, वही चेहरा होगा क्या? तो नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त कर दिया गया। तो इससे पता लगता है कि हर चुनाव गंभीर है, हर कदम महत्वपूर्ण है, हर वोट, हर सीट की लड़ाई है। और एक बात की हमको इसके लिए पूरी क्रेडिट देनी पड़ेगी कि जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है भाजपा, उसने कहीं ना कहीं वो विपक्षी दल जो केवल चुनाव के समय गियरअप होते थे या उस तरीके की राजनीति करते थे चुनावी, उनको भी सतत इसी चुनावी मोड में बने रहने के लिए बाध्य किया है। जी विनोद जी, हिंदुत्व नहीं ऐसा है कि वो ये विपक्ष, मैं चाहूंगा कि बाकी लोगों को भी अवसर पर्याप्त मिल जाए, समय सीमित होता है। 1.5-2 मिनट में बोला हूं, पहली बार भी रुका है।
मैं ज्यादा बोलता ही नहीं, मेरे मैं आपको बाइट सब सुनवाऊंगा आपकी समय है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ऐसा है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय कर्नाटक और हिमाचल के बाद भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास पर असर पड़ा है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ इस समय कर रही है वो अगर विपक्ष से मोर्चेबंदी के रूप में अगर कर रही है, मोर्चेबंदी के रूप में कर रही है, तो फिर ये उन लोगों के विश्वास पर थोड़ा सा आघात होता है जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकारों के विरुद्ध एक को बद दिया था। और इसीलिए अब विपक्ष और ये दोनों में, कांग्रेस और बड़ी पार्टियों में इसका देश में प्रतिस्पर्धा हो जाना कि उन छोटी छोटी पार्टियां, बहुत रीजनल पार्टियों ने कुछ जगहों पर बहुत जिम्मेवार भूमिका भी निभाई, लेकिन रीजनल पार्टियों में ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्र के मुद्दे पर गैर जिम्मेवार भूमिका निभाई है। उसमें चाहे दोनों ग्रुप अगर ले रहे हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति या देश का वो मतदाता जो चाहता है किसी की भी सरकार रहे, एक नीति के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर उसमें स्थिरता रहे, वो इसको पसंद नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट था आपका पहले भी, लेकिन विनोद जी, हिंदुत्व और अंतर्राष्ट्रीय मंच, मुझे दो बातें अभी समझ में आई हैं कि ये अभी वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी ताकत, या प्रधानमंत्री मोदी के जिस चेहरे की बात कर रहे हैं भट्टाचार्य जी, वो उन दो चीजों के, ये दो चीजें उस चेहरे के पीछे दिखाई देती हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं और ये इतना मजबूत है कि इसके आगे अभी कुछ भी टिक पाना संभव नहीं? निश्चित रूप से हिंदुत्व आज से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म जिस दिन हुआ था 1925 में, तब से हिंदुत्व उसकी कोर आइडियोलॉजी है। और जो परम वैभव जिसकी बात करते रहे संघ के प्रचारक, वो संस्थापक, वो परम वैभव क्या है? हिंदू राष्ट्र का परम वैभव है। और वो कभी उसको संघ ने अपने एजेंडे को छोड़ा नहीं है। वो अपना दाएं बाएं करके, जैसे नदी चलती है अपना रास्ता बनाती है, उस तरह रास्ता बनाते रहे। तो थोड़ा कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। एनडीए बनाया तो नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना दिया, 3 मुद्दे बैक बर्नर पर रख दिए अटल जी ने, लेकिन छोड़ा कभी नहीं। तो हिंदुत्व तो ताकत है ही। अवधेश जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। और जिस तरह से मतलब 2019 के बाद हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचार के रूप में स्थापित किया गया और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एक तरह से घालमेल किया गया, या कहिए उसको एक क्या कहते हैं, फ्यूजन किया गया, अगर अंग्रेजी में कहें उसको, वो एक भाजपा ने उसको अपनी यूएसपी बनाया है, निश्चित रूप से बनाया है। इसमें तो हम 6 लोगों में से कोई भी असहमत नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि सिर्फ हिंदुत्व ही चलेगा ऐसा भी नहीं है। हिंदुत्व के बरस के सामने दूसरी विचारधाराएं भी हैं, कभी कमजोर हो जाती है। एक सामाजिक सोशल जस्टिस की विचारधारा है, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर हिंदुत्व का एजेंडा है तो सामने सामाजिक न्याय का एजेंडा लेके भी विपक्ष आ रहा है। वो सामाजिक न्याय का एजेंडा क्या है? जाति जनगणना। जाति जनगणना पर क्या पोजीशन है आपकी? उसके बाद फिर पिछड़ों को जो है उनका एम्पावरमेंट, दलितों का एम्पावरमेंट, आदिवासियों का एम्पावरमेंट, ये सारे मुद्दे हैं। महिलाओं का एम्पावरमेंट। तो एक तरफ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। चल क्या रहा है अभी देश में? हावी क्या है इस समय पे? कौन सी विचारधारा आपको लगता है? आपने कहा कभी ये हावी होती है, कभी ये ताकतवर। कौन सी ताकतवर है? देखिए, ताकतवर का तो आप अंदाज लगाएंगे चुनाव से, और तो कोई पैमाना है नहीं। अब जैसे विधानसभा के चुनावों में हमारे समय 2 तरह के नतीजे हैं। गुजरात भी है, कर्नाटक भी है, हिमाचल भी है, और उत्तर प्रदेश का भी 2022 है। तो कहीं हिंदुत्व का एजेंडा हावी है तो कहीं सोशल जस्टिस और लोकल मुद्दे हावी हैं। अब लोकसभा में कौन सा हावी होगा, ये एक प्रश्न है। हालांकि उससे पहले 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव, गठबंधन सरकारों को लेकर जो बड़ी नकारात्मक छवि देश में पेश की जाती है, मैं उससे असहमत हूं। ये देश बहुत आयामी देश है, विविधतापूर्ण देश है। हर सरकार में, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो और चाहे वो एक दल की बहुमत की सरकार हो, ताकतवर सरकार, अच्छे और बुरे काम दोनों दौर में हुए हैं। इमरजेंसी देश की सबसे ताकतवर सरकार ने लगाई थी। मुझे याद है खबरों के खिलाड़ी में आपने इस पे बहुत डिटेल में इसी विषय पर आपने, और नोटबंदी भी ताकतवर सरकार ने लगाई। और दोनों फैसले जो है देश के लिए घातक साबित हुए। और गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी जिसने परमाणु विस्फोट 2 किया, और नरसिम्हा राव की अल्पमत की सरकार थी जिसने इकोनॉमी का टर्न अराउंड किया। यूपीए के 10 साल की सरकार में बड़े काम हुए, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये सारे, आपका जो है राइट टू फूड। आज जो 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, गरीबों को, वो राइट टू फूड के तहत दे रहे हैं, जो बिल पास हुआ, कानून बना यूपीए सरकार में। तो बहुत सारे काम, न्यूक्लियर डील का भी अवधेश जी जिक्र किया। तो ऐसा नहीं कि गठबंधन सरकारें हमेशा खराबी होती है। गठबंधन सरकारों में दबाव होते हैं, लेकिन कई बार बहुमत दलों, जो बड़े दल हैं, उनकी मनमानियों पर रोक भी गठबंधन। लाइटर नोट, महाराष्ट्र में तो चली रही है गठबंधन की सरकार और मजबूत होती जा रही है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं 200 आ गए अब तो हमारे पास। सरकार मजबूत हो रही है, मुख्यमंत्री कमजोर हो रहे हैं। ठीक है।
सुब्रत जी, आपने सभी कमेंट सुने हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर यह आया है पूरा विचार कि आप, क्योंकि चेहरे वाली बात आपने उठाई थी और मुझे लगता है कि उसके बाद में फिर वो बात ऐसी गई कि सबने उस पॉइंट को कहीं ना कहीं अपनी बातचीत में रखा है। लेकिन आपको लगता है कि फिर भी माहौल जो है वो 2019 से इतर आपको देखने को मिलता है, उससे बेहतर देखने को मिलता है? वैश्विक मंच, हिंदुत्व, ये उतना ही हावी दिखता है जो जैसा पहले दिख रहा था, या आपको लगता है कि अब थोड़ी चुनावी हवा, लोगों का मिजाज, या उनको कहीं बोरियत तो नहीं हो रही? हमने बजरंगबली का मुद्दा कर्नाटक में देखा जिसका भी जिक्र किया गया, नहीं चला वैसा, लेकिन था उस समय बीजेपी को ऐसा एहसास कि शायद ये काम कर जाए। मध्य प्रदेश में एक चुनौती सामने है, क्योंकि मध्य प्रदेश में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है बीजेपी का, वो बहुत कुछ 2024 पर असर डाल सकता है। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है, कौन सी विचारधारा चल रही है? मैं एक छोटी सी कहानी याद करना चाहूँगा। 1957 के चुनाव के बाद उन दोनों यूपी में बड़ा खाने की किल्लत चल रही थी, राशन नहीं मिल रहा था। तो पंडित नेहरू ने यूपी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि देखिए आप लोग अपने अपने ज़िले में जाइए, मतलब कि ऑल पार्टी मीटिंग थी, और जाके लोगों से कहिए कि वो हौसला रखें, सरकार अपना काम कर रही है। तो वहाँ पर एक, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे रिश्तेदार थे, खैर कानपुर के हमारे एमपी थे, ऐसे बैनर्जी थे, कानपुर के इंडिपेंडेंट एमपी, कम्युनिस्ट पार्टी से चलने में। हाँ, उन्होंने पंडित जी से हाथ जोड़ के कहा कि पंडित जी, यूपी के लोगों में हिम्मत और हौसला तो बहुत है, उसका प्रतीक आप हैं, पर रोटी तो आटे से बनेगी, हम हौसले से कैसे बनवा दें? तो ये जो हम कर रहे हैं कि हम विदेश में हमारा इमेज बन रहा है, सब कुछ ठीक है, पर जो बातें साथियों ने उठाई है कि प्राइस की मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं जो अंडर करंट्स हैं। अब एक जो नदी बहती है, जब बाढ़ आता है, जो ऊपर के पानी से कुछ नहीं मालूम पड़ता, अगर कोई पानी में डूब जाए तो अंडर करंट उसको कहाँ खींच के ले जाए कुछ नहीं मालूम पड़ता। क्योंकि हमने देखा इतिहास में कि बड़े बड़े लोग कई बार अंडर करंट के चपेट में आ जाते हैं। मोदी जी की इमेज जरूर है, पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी के अलावा बीजेपी में इमेज और किसका है? कल अगर मोदी जी को ना खा सके किसी कारण, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, अगर ना हो तो बीजेपी कौन चलाएगा? जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी चलाई, जब अडवाणी जी ने पार्टी चलाई, जब मुरली मनोहर जोशी के साथ रहे, उस टाइम बीजेपी में हमें ये प्रश्न नहीं उठाना पड़ता था कि अगला कौन। अगलों की कतार थी, संगठन था। राजबिहारी जी, आप बताएंगे अगला कौन है? कोई चेहरा दिख रहा है? मेरा मानना है कि आज की राजनीति में बीजेपी सब कुछ ठीक कर रही है, पर ये जो दूसरी पार्टियों से लोगों को लाके सरकारें बना रही हैं, दूसरी पार्टियों से सीएम लेके बना रही है, बीजेपी का संगठन जो है, जो कि उसकी रीढ़ की हड्डी है, शायद उस संगठन में कहीं दरार पड़ गई। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो अंडर करंट आपने कहा, और संगठन, चेहरा, तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। आपको लगता है कोई चेहरा बीजेपी में सेकंड नहीं दिखता है? दूसरा, अंडर करंट क्या है, और इसमें महंगाई और बेरोजगारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी परिवारवादी और व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। बीजेपी में हमेशा एक सामूहिक नेतृत्व का नियम और परंपरा रही है। तो कल कौन होगा, ये बीजेपी वालों ने पहले से तय कर रखा है, और बीजेपी में नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि पहले भी जब 2012-13 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी आए, पार्टी ने आगे बढ़ाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सलाह से वो आगे आए। नहीं, सुखबुगाहट तो चलती रहती थी, कंपटीशन, ऐसा नहीं कि वो कंपटीशन से बाहर थे। देखिए, सुखबुगाहट 2002 के बाद से उन्होंने अपना, देखिए, सुखबुगाहट एक अलग बात है। केवल नरेंद्र मोदी फैसला कर ले कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनूंगा, उम्मीदवार बनूंगा, ये केवल एक आदमी तय नहीं कर सकता। नहीं बन पाए थे, ऐसा नहीं कि ये पहला मौका था, उससे पहले नहीं बन पाए थे। ये उसके लिए पूरी पार्टी तय करती है, पूरे संगठन मिलकर तय करते हैं। परिवारवादी, एक परिवार की तरह वो काम करते हैं जी, परिवारवादी नहीं है, परिवार की तरह काम करते हैं, कोई संकट नहीं है। बीजेपी में भी राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पर भी नेतृत्व को लेकर कोई ऐसा वाद विवाद या मतभेद नहीं है कि कौन होगा, अगला कौन होगा। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आगे आ सकते, हो सकता है ऐसे कोई ऐसा नाम, मैं एक नाम दे दूं, योगी आदित्यनाथ, मुझे जो बहुत चर्चा का विषय बनते हैं। देखिए कि जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे, किसने सोचा था कि नितिन गडकरी बीजेपी के अचानक अध्यक्ष बन जाएंगे?
और जब अचानक नितिन गडकरी का जब दोबारा अध्यक्ष बनाने की बात थी, सब लोग मान रहे थे कि आज तय हो जाएगा, लेकिन नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष नहीं बने, राजनाथ सिंह दोबारा अध्यक्ष हो गए। तो बीजेपी में कब कौन क्या होगा, आपने नाम ऐसा ले दिया कि चर्चा कहीं की कहीं चली जाएगी, लेकिन मैं अभी फिर विषय पर आता हूं। नेतृत्व संकट का कोई वहां पर ठीक है, कोई सवाल नहीं है। और दूसरा आप जो कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी या जो भी असंतोष, ये सब राजनीतिक पार्टियों में है। पहले भी महंगाई रही है, महंगाई पे कब किसने वोट दिया? पहली बात, बेरोजगारी को लेकर कौन सा एक बड़ा आंदोलन देश में हुआ? कोई आंदोलन नहीं हो रहा देश में बेरोजगारी को लेकर। जो भी हो रहा है वो राजनीतिक कारणों से हो रहा है। जो किसान आंदोलन हुआ वो भी राजनीतिक कारणों से हुआ। जो देश में किसानों की अच्छी आर्थिक स्थिति हो सकती थी, किसानों की जो हालत में बदलाव आते, उसको लेकर एक राजनीतिक आंदोलन किया। यह राजनीति के नाम पे राजनीति हो रही है। यही सवाल है। जनता सब देख चुकी है। जैसे ये कह रहे हैं कि जनता चेहरा पहचानती है, कि जनता चेहरा होगा, लेकिन जनता जब वोट डालने जब वोट डालने जाएगी तो किसको दे के वोट देगी? अपनी जेब में तो वोट डालेगी नहीं। वोट तो उसी को देगी जो चुनाव में खड़ा होगा, और जो चुनाव में खड़ा होगा उसका कामकाज देखेगी। और कामकाज किसका देगी? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे। नहीं, अभी आप कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं, फिर कामकाज में क्या एनालिसिस? अगर है तो कहां कामकाज में क्या एनालाइज किया जाएगा? कौन आंदोलन है? कौन ऐसा गैर राजनीतिक आंदोलन महंगाई को लेकर हुआ है? कोई गैर राजनीतिक आंदोलन वैलिड पॉइंट है। लेकिन शुरुआत में ये बात आ गई थी, हिंदुत्व की बात आई थी। मैं हालांकि अब और मुद्दे अवधेश जी निश्चित तौर पर जोड़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन हिंदुत्व था। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत छवि थी। प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक ऑरा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा अभी महंगाई पर ये चुनाव नहीं हो पाएगा। या अंडर करंट, भट्टाचार्य जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट दिए। एक अंडर करंट क्या चल रहा है? पानी की सतह ऊपर से शांत दिख रही है, लग रहा सब बढ़िया है। इंडिया शाइनिंग वाला हमने देखा ही है, वो भी नारा चला। लेकिन आपको लगता है अंडर करंट कुछ और हो सकता? कौन सा हिंदुत्व और कौन सा राष्ट्रवाद? वो हिंदुत्व जिसमें भाजपा का एक नेता आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर देता है, वो हिंदुत्व जिसमें दलित बेटियों के साथ बलात्कार होता है, वो हिंदुत्व जो अगर दलित का बेटा घोड़ी पे चढ़ जाए शादी ब्याह में, उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है, यह हिंदुत्व। वो हिंदुत्व जिसमें किसी महिला को भारतीय जनता पार्टी 1952 से लेकर के आज तक अपना अध्यक्ष नहीं बना सकी, वो हिंदुत्व। वो राष्ट्रवाद जिससे जस्ट ए मिनट, आप बोले थे, हम नहीं बोले थे राज बिहारी। वो राष्ट्रवाद जिसमें आरएसएस का एक आदमी जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट था, प्रदीप कुरूलकर, वो पकड़ा गया पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए। वो राष्ट्रवाद जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया, ये राष्ट्रवाद। अगर ये राष्ट्रवाद है, ये हिंदुत्व है, मैं इसे तौबा करता हूं। वो हिंदुत्व है जो सर्वधर्म सबकी बात करता है, वो हिंदुत्व जो हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करता है, वो हिंदुत्व। पॉलिटिकली उसका जोर चल रहा है, वोट इससे आ रहे हैं। मुझे लगता है बात यहाँ थी। थक गए हैं लोग, हिंदू मुसलमान। कैसे आपको मतलब ये एनालाइज हम कैसे करें? कैसे? कर्नाटका सामने है, हिमाचल सामने है। आज जब चुनाव होगा ना तो नरेंद्र मोदी का चेहरा तो देखेगा। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश और ये बाकी राज्यों के चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। अगर चुनाव होगा ना आज, अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में या तेलंगाना में चुनाव होगा, तो एक तरफ तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। राजस्थान में किसको चेहरा बनाए? नरेंद्र मोदी जी का चेहरा होगा। जब हार जाएंगे तो कहेंगे तो पार्टी आपस में बटी हुई थी। वो बात नहीं है। चेहरा देखेंगे लोग, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखेंगे। आदित्यनाथ भी जाएंगे वहां भाषण करने, उनका भी चेहरा देखेंगे। लेकिन लाल लाल टमाटर भी देखेंगे कि टमाटर किस भाव में, 150-200 रुपए किलो जो टमाटर खरीद के आ रहे हैं ना, 350 हो गए। प्याज ने रुला दिया था, प्याज ने सरकार बदल दी थी। सर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में गया था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जमीन पर जाने के बाद महंगाई का मुद्दा था। ये राज बिहारी जी की बात में मैं एड ऑन कर रहा हूं। मैंने वहां पर लोगों से पूछा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। पहले सब कहते हाँ बीजेपी। फिर मैं कहता महंगाई से त्रस्त हैं, वो कहते हैं हाँ महंगाई से तो त्रस्त हैं, ये कम होना चाहिए। फिर भी वोट देंगे, बोले हाँ वोट तो देंगे। यानी महंगाई के इतर कुछ चीजें चलती। अब आप जो अंडर करंट वाली बात है उस पर मैं नहीं कह सकता कि वो टमाटर देख के नहीं, बुलडोजर देख के पड़ जाएगा। अवधेश जी, लेकिन ये पूरा हिंदुत्व वाली जो बात आई है, ये आपकी टिप्पणी पर आई है, तो ये वाला हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व आप क्या? अब ऐसा है, इतनी बातें आई हैं कि आपके पास भी समय है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जयशंकर जी हमारे बड़े भाई हैं,
थोड़ा अपने को हम लोगों की अब एक उम्र हो गई, इतना गुस्सा जो है वो ठीक नहीं है, थोड़ा शांति से देखे, क्योंकि चुनाव परिणाम आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए ऐसा है, नहीं हम तो चुनाव परिणाम बहुत देख रहे हैं। अरे भाई आप बोलेंगे तो हम लोग पूछेंगे ना जनशंकर भाई, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि हिंदू तो फिर आ गया, तो इसीलिए थोड़ा गुस्सा पर काबू रखिए। नरेंद्र मोदी, मैं सबको मैं एक लाइन हाँ हमसे भी पूछा नहीं तो हम बोलेंगे तब ना भाई, मैं बोलूंगा तब ना उस रूप में। मेरी पंक्ति आप देखेंगे तो इतनी सधी हुई होगी कि आप नहीं निकाल पाएंगे, पूरा जीवन इसी में कट गया है। मैं ऐसा है कि मैं एक लाइन सब मित्रों को कहता हूं कि देखिए नरेंद्र मोदी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अपने को संभाल के रखिए। अभी वो कलेजे पर मूंग दलने के लिए लंबे समय तक राजनीति में रहने वाला है, ईश्वर उसका स्वास्थ्य अच्छा बनाए हुए है, तो बाकी तो किसी को नहीं जानते हैं। तो आप अपनी गुस्सा से हिंदुत्व की जो व्याख्या कर देंगे वही जनता मान लेगी कि भैया एक घोड़े पर नहीं चढ़ने दे रहा है, उसका बीजेपी सपोर्ट कर रही हो। ऐसा होता नहीं है। हाँ, उन लोग हिंदुत्व को देख रहे हैं। सामाजिक न्याय, जैसे मैं दोनों ले रहा हूं, सामाजिक न्याय की व्यवहारिक अवधारणा को नरेंद्र मोदी ने फंडामेंटली चेंज कर दिया। सामाजिक न्याय का अर्थ हमारे यहां नेता सब उठ करके कुछ जातीय सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय गोलबंदी और आरक्षण, नरेंद्र मोदी ने उसको चेंज किया कि नहीं, उनका घर बेहतर बनना चाहिए, उनके घर में बिजली जानी चाहिए, वो मुफ्त में भी जाए तो जाए, उनके घर में शौचालय बनना चाहिए, उसका पैसा जाना चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने सोशल जस्टिस के व्यवहार में अवधारणा को परिवर्तित कर दिया है, आप मानते हैं कि हाँ, कि अब उसमें कह देंगे अरे गैस तो जो है महंगा हो गया, कैसे लेगा, पहले तो वो भी नहीं था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय जो है, हिंदुत्व को आप ऐसे मत मार दीजिए, उसके साथ सोशल जस्टिस जुड़ा हुआ है, उसके साथ जो है जातीय जनगणना कह रही है। 2011 की जनगणना के पैरेलल ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये अच्छी तरह पता है जयशंकर जी को, दादा को और विनोद अग्निहोत्री जी को, देश में जातीय जनगणना हुई थी जिसका कि विरोध हुआ था। प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में जेएम बनी थी, वो जारी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा की कि उसको जारी करेंगे। अरविंद पनगरिया के नेतृत्व में कमेटी बनी, उसने देखा 46 लाख जाति और गोत्र हैं, इसको जारी करना संभव नहीं है देश में, स्टिल दैट इज पेंडिंग। तो जातीय जनगणना जो लोग कर रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए भारत की जटिल जातीय समस्या पर। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, एक बात बोल गए, सामाजिक न्याय परिवारवाद नहीं है। जितनी भी पार्टियां देश में आई सामाजिक न्याय की बात लेकर सबने परिवारवाद को आगे बढ़ाया। अब थोड़ा मौका दे देते हैं, आपकी बात होगी। मैं एक विधानसभा चुनावों में हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावी नहीं रह सकता है, लेकिन जब राष्ट्र का चुनाव होगा तो ये लोग चाहे जितना विश्लेषण करें, मैं फिर कह रहा हूं कि उस मुद्दे की काट अगर विपक्ष नहीं ढूंढता है, वैसा कोई चेहरा लोगों को नहीं दिखेगा कि हमारा राम जन्मभूमि इसके आने के बाद भी कंप्लीट होगा। फिर तो मोदी जी ही आ रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूं अभी। देखिए, ये घोषणा मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी पंक्ति को आप अपने लिए, मैं ये कह रहा हूं कि उसकी काट नहीं घुसेंगे तो दूसरी स्थिति जाएगी। आप नहीं आ रहे हैं, फिर मतलब मोदी जी आए ना, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। नहीं, अभी तक विपक्ष के आने का तो इस समय आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि सारे मुद्दे रहने के बाद पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में बीजेपी का 10% वोट बढ़ा है, कर्नाटक में हारने के बावजूद वोट इंटैक्ट है, हिमाचल प्रदेश में इसके बावजूद वोट इंटैक्ट है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि महंगाई और ये सब चीजें उसके खिलाफ जा रही है? इसको ध्यान रखिए। ये भी अलग जाने वाली है बहस, लेकिन फिर इसीलिए मैं आ नहीं रहा, मैं काउंटर करूंगा तो लंबा चला जाएगा। काउंटर वाली बात नहीं, सिर्फ एक बात, बार जो रास बिहारी हमारे मित्र जो है वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई भी परिवारवादी पार्टी हो नहीं सकती। कौन बेटा वहां वो अध्यक्ष बना है? सुन लो, वही बता रहे हो, वही बता रहा हूं मैं। आप इधर कैमरे पे देखिए। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे सांसद हो गए, उनके बेटे संदीप सिंह मंत्री हो गए राज्य सरकार में। विजय राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया उनका बेटा, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, येदुरप्पा जी उनका बेटा, पूरे। अच्छा, दूसरा ये कि जितने परिवारवादी पार्टियां थी, रामविलास पासवान इनके साथ जुड़े हुए हैं, अजित पवार शरद पवार के भतीजे हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। परिवारवाद से कोई शीर्ष नेतृत्व पे बात होती है कि आप बात एक सेकंड, वो बात गांधी परिवार को नहीं, सुन लो। कारण क्या है कि भाजपा में 2 ही तो प्रधानमंत्री हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। न उनकी पत्नी, न उनके बेटे, न इनकी पत्नी, न इनके बेटे। परिवार किसका चलाएंगे? इसलिए ये लोग बड़ा जल्दी निकल जाते हैं कि गांधी परिवार। अरे भाई, तुम्हारे पास परिवार ही नहीं है यार। अध्यक्ष की बात करो ना, अध्यक्ष तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन किस अध्यक्ष का बेटा 2 अध्यक्ष बन गया होगा?
कौन पूरी पार्टी चला रहा है? परिवारवाद का मतलब, परिवारवाद का मतलब ये है पारिवारिक, आप कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? परिवारवाद एक राजनीतिक मुद्दा पर है। इस देश की जनता कभी परिवारवाद के खिलाफ नहीं, कभी जनता खिलाफ है नहीं परिवारवाद के खिलाफ। इस बार हुई है ना, एक मिनट यार भाई, बोल तो लेने दो यार। अरे प्रियंक खड़गे जीत के तो आ गए वहां पे कर्नाटक वो में। परिवारवाद अलग है भाई। और भाई प्रवीण, मैं बोल रहा हूं तो फिर देखिए, परिवारवाद के खिलाफ अगर जनता होती तो जो नेताओं के बेटे चुनाव लड़ते हैं तो कोई नहीं जीतते, सब हार जाते। देखिए, परिवारवाद में खाली मौका मिलता है, जनता चुनती है ना, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद का बहुत आरोप लगता है। नेहरू के टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी क्या? शास्त्री बने थे, और इंदिरा गांधी उनकी जूनियर मिनिस्टर थी शास्त्री जी की। और उसके बाद इंदिरा गांधी जब बनी है तो गूंगी गुड़िया बना के उनको कांग्रेसियों ने बनाया, कामराज और सारे लोगों ने। वो बाद में आयरन लेडी हो गई, वो अलग बात। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बनने के बाद जरूर बने, निश्चित रूप से। वो मौत के बाद उनके ज्ञानी जी ने शपथ दिलाई। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव रहे प्राइम मिनिस्टर, लगातार अध्यक्ष भी रहे। वो कौन सा परिवार थे? गांधीवादी परिवार के थे। फिर सोनिया गांधी बाद में आई, वो ना करते हुए आई राजनीति, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो गांधी परिवार के हैं क्या? और पार्टी चला रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी है उनके साथ यार, तो अमित शाह भी बीजेपी चला रहे हैं, वो तो अध्यक्ष नहीं है। नड्डा जी ज्यादा पावरफुल हैं। तो पार्टियों में कुछ नेता होते हैं। नीतीश कुमार जो है, ललन सिंह अध्यक्ष हैं, लेकिन नेता नीतीश कुमार है। तो ये पार्टियों में जो नेता बन जाता है तो नेता बन जाता है, उसकी हैसियत बन जाती है। इसलिए हर बार मुझे अच्छी तरह याद है, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, यूट्यूब पर मोदी जी का एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक बार कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बना दे तो मैं मान जाऊंगा। तो अब तो मान जाइए ना, अब तो अध्यक्ष बन गए ना खड़गे। चलिए, ये चल रहे हैं। तो ये परिवार बड़े सुविधा के अनुसार परिवार, जनता देखिए, इस देश में विरासत जो है देने की संस्कृति है बेटे को। बेटा वाह क्या भाई, ये तो आपके तर्क को मैं तो तथ्य दे रहा हूं, आप तथ्य काटो ना। आप विचार आपका हो सकता है ऐसे विभिन्न लोग, लेकिन मेरे एक तथ्य को आप गलत साबित कर लीजिए जो मैं तथ्य दे रहा हूं। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को किसने अध्यक्ष बनाया? अगर वो परिवार नहीं चुनाव से आए हैं भाई, नहीं, पूरे चुनाव से चुन के आए हैं। अब दोनों लोग इतने बड़े पत्रकार हैं, ये तो ईमानदारी की बात है कि अगर वो परिवार नहीं चाहता तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष नहीं होता। सवाल ये है, ये तो बहुत स्पष्ट है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं चाहते तो जगत प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो फैमिली डायनेस्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक्सेप्टेड लीडर, देश के भी हैं, पार्टी के भी हैं, संगठन परिवार के भी है। वो किसी परिवार से नहीं आया कि उनकी चलती है। आप लोगों का अपना एक विषय जो है, अपना विषय आगे हो रहा है। हालांकि ये बात भी सही है सर, विनोद सर, एक बात ये भी मैं आप ही की बात में जोड़ देता हूं। अवधेश जी को मैं भी थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एक टिप्पणी कर दूं कि अवधेश जी, अभी जब इनका चुनाव हुआ था खड़गे जी का, तो हमने देखा था कि वहां पर कितना आपसी घमासान था। इतना आसान नहीं था कि उठा के राहुल गांधी जिसको बोल दें वो बन गए हैं। अशोक गहलोत जो है वो वापस चले गए, शशि थरूर चुनाव में खड़े हो गए, मनीष तिवारी नाराज हो गए, तो बहुत कुछ चला। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल दें कि पूरा का पूरा एक परिवार होता तो खैर मुझे जो पूरी बात करते हैं। अटल जी के समय पीएमओ कौन चला रहा था? रंजन भट्टाचार्य चला रहे थे, सबको मालूम है। वो कौन थे? उनके दत्तक दामाद थे कि नहीं थे? तो इसलिए इतिहास भी याद रखिए, नंबर एक। और नंबर दो, कांग्रेस, मैं कोई कांग्रेसी नहीं, मैं प्रवक्ता, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। मेरी जानकारी में, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी के हुए, 3 चुनाव बाकायदा। एक चुनाव नरसिम्हा राव के टाइम में हुआ जिसमें सीताराम केसरी, शरद पवार, राजेश पायलट लड़े चुनाव, अब पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया। दूसरा चुनाव हुआ सोनिया गांधी बनाम जितेंद्र प्रसाद, और तीसरा ही मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ। इस तरह से बीजेपी में कोई चुनाव हुआ है क्या? बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप चर्चा में जुड़े। आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं। आप अपनी टिप्पणियां जरूर करें, आपको कार्यक्रम कैसा लगता है, और आपके जो कमेंट्स होते हैं ये आगे की रिपोर्ट्स बनाने में भी हमारे लिए बहुत काम आते हैं। तो जनता जनार्दन की राय सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसे शेयर करिए, आप अपने कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद खबरों के खिलाड़ी को देखने के लिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।